Hello students, today we are going to read and discuss the ninth lesson of DAV English textbook of class 8. The name of the lesson is Couplets written by Alexander Pope. Who was Alexander Pope? Alexander Pope was a very famous English poet of neoclassical age of Augustan period. तो अलेक्जेंडर पोप का जैसे मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, ये बहुत ही फेमस पोइट थे ऑगस्टन एज के, जो इंग्लिश में नियो क्लासिकल पीरियड में ली जाती है। और उस एज में उस एज को एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी बोला जाता है, यानी कि बहुत ही तर्क के साथ, बहुत ही रेशनल विचारों के साथ वहाँ पे उस टाइम वर्क लिखे जाते थे। तो अलेक्जेंडर पोप जो थे वो बचपन से ही ट्यूबरक्लोसिस के शिकार थे, तो जिसकी वजह से उनको झुककर चलना पड़ता था। और उन्होंने रेगुलर स्टडी छोड़ के घर पे ही होम ट्यूशन शुरू कर ली थी, होम स्टडी शुरू की थी। और वहीं से पढ़ते पढ़ते वो इतने ज़्यादा फेमस हो गए कि उन्होंने बहुत ज़्यादा फेमस वर्क इंग्लिश लिटरेचर में लिखे हैं। तो रियल हीरोइक कपलेट्स लिखने में उनको महारत हासिल थी। उनको फादर ऑफ रियल हीरोइक कपलेट्स बोला जाता था। वैसे तो इनसे पहले ड्राइडन थे, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा फेमस हुए इन वर्क में। तो अब इनका एक जो ये जिसके ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस पार्ट के ऊपर, इसका नाम है कपलेट्स। तो क्या होते हैं कपलेट्स? कपलेट्स होते हैं दो। कपलेट्स का मतलब है ग्रुप ऑफ टू लाइंस। तो यानी कि दो लाइन से मिलकर जो एक पोइम की शेप में बनता है, कुछ वर्ड्स बनते हैं, दो एक पोइम्स मान सकते हैं इसको हम, दो दो लाइंस की, तो उनको कपलेट्स बोला जाता है। जैसे हिंदी में कबीर और रहीम, हिंदी में जैसे हमारे फेमस हुए हैं कबीर और रहीम। कबीर और रहीम जो है वो फेमस हुए हैं दोहों के लिए। तो इसी तरीके से इंग्लिश में फेमस हैं अलेक्जेंडर पोप, और इंग्लिश में दोहों को ही कपलेट्स बोला जाता है। दो दो लाइंस की जो ये सेंटेंसेस होते हैं, वर्सेस होती हैं, और इनमें दो खासियत होती हैं, इनमें दो विशेषताएं होती हैं। क्या होती हैं कि एक तो इनकी जो लास्ट वर्ड हैं दोनों लाइन की, उनकी राइमिंग साउंड सेम होती है, यानी कि एक जैसी आवाज़ से वो ख़त्म होते हैं। तो ईच लाइन राइमिंग विद ईच अदर, लास्ट टू वर्ड्स ऑफ ईच लाइन राइमिंग विद ईच अदर। तो इनकी एक पहली पहचान तो ये है। दूसरी है कि ये दो लाइन के अंदर ही, एक प्रॉपर दो लाइन के अंदर ही एक मीनिंग कन्वे करते हैं हमें, और एक ऐसा मीनिंग कन्वे करते हैं कि वो यूनिवर्सल मीनिंग बन जाता है। यानी कि वो किसी पर्टिकुलर थिंग को लेकर नहीं है, वो पूरी यूनिवर्सल किसी कह सकते हैं थॉट को लेकर है, जो सभी जगह पूरी वर्ल्ड में अप्लाई होती है। जैसे आपने कबीर के दोहे देखे होंगे, तो उसमें क्या होता है कि एक ऐसी बात कही जाती है उनके द्वारा कि जो यूनिवर्सली एक्सेप्ट होती है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इन कपलेट्स को रीड करते हैं। फर्स्ट है इट इज़। इट इज़ से वैसे दिया गया है क्योंकि ये 18th सेंचुरी की इंग्लिश वर्क है, और 18th सेंचुरी में 18th सेंचुरी तक ऑलमोस्ट 18th सेंचुरी तक स्टूडेंट्स अलग तरह की इंग्लिश यूज़ होती थी, जो हमारी आज की इंग्लिश से थोड़ी अलग होती थी। उसमें कुछ स्पेलिंग्स वर्ड से अलग माने जाते, मतलब लिखी जाती थी और बोली जाती थी। तो ऐसे ही यहाँ पे हम देखते हैं इट इज़ विद आवर जजमेंट्स। तो ये वर्ड जो है TIS, इसके आगे पोस्ट ऑफ लगा हुआ है, तो इसका हम यहाँ पे आई को पुट कर सकते हैं, इट इज़ कह सकते हैं इसको। इट इज़ विद आवर जजमेंट्स, हमारा जजमेंट्स इसी तरह से है, इसका मीनिंग है एज आवर वॉचेस, जैसे कि हमारी वॉचेस, जैसे हमारी दीवार घड़ी या कोई भी घड़ी है, उनका जो टाइम दिखाने का स्टाइल है, वैसी ही हमारी जजमेंट्स है। यानी कि क्या मतलब है यहाँ पे कि जो घड़ी है उसमें टाइम जो है एक ही टाइम पे एक्यूरेटली शो नहीं होता, थोड़ा बहुत 2-3 सेकंड, 2-3 मिनट, 1-2 मिनट, 2-4 मिनट, ऐसे अलग अलग मिलता है हमें। तो इसी तरीके से हमारी जजमेंट्स भी है। नन गो जस्ट अलाइक, हमारी जजमेंट्स और घड़ी का टाइम एक जैसा नहीं दिखता। नन गो जस्ट अलाइक, एकदम से एक जैसा नहीं जाता। येट ईच बिलीव्स हिज ओन,
फिर भी हर कोई एक ही अपने आप पे बिलीव करता है। तो इसी यहाँ पे पोइट क्या कहना चाहता है इस कपलेट्स में कि जैसे कि घड़ियों का टाइम है, जैसे मान लो 10 बजे हैं, तो हम 4 घड़ियों में 10 बजे देखेंगे तो सभी में 2-3 मिनट का आगे पीछे फ़र्क मिलेगा, लेकिन फिर भी सभी ये मानकर चलते हैं अपनी अपनी घड़ी को लेकर कि मेरी घड़ी का टाइम सही है। उसी तरीके से हर इंसान जो है किसी भी चीज़ के बारे में जो भी सोचे, उनकी सबकी थिंकिंग अलग अलग मिलती है, लेकिन फिर भी सबको लगता है कि मेरी थिंकिंग सबसे अलग है, मतलब सबसे सही है, वो अपनी ही थिंकिंग पे बिलीव करता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम मतलब यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि इन दोनों कपलेट्स का जो लास्ट वर्ड है, जैसे इसमें है नन और इसमें है ऑन, तो दोनों की राइमिंग साउंड सेम है। तो दिस इज इट इज़ विद आवर जजमेंट्स एज आवर वॉच इज़ नन, गो जस्ट लाइक येट ईच बिलीव इज ऑन, यानी कि नन ऑन, यानी कि दोनों के साउंड हम ऑलमोस्ट सेम महसूस करते हैं, तो इसलिए इसका नाम कपलेट्स बोला गया है। 2 लाइन्स की सेंटेंस वर्स है। सेकंड है, आपको समझ में आ गया होप। सेकंड है ही नोज टू लिव हु कीप्स द मिडल स्टेट। यहाँ पे पोइट कहता है कि असली इंसान वही है, यानी कि असली ज़िंदगी वो जीता है। ही नोज टू लिव का मतलब है वो ही असली ज़िंदगी जीता है। हु कीप्स द मिडल स्टेट, जो बीच की स्थिति रखता है, यानी कि मिडल स्टेट में रहता है। कौन सी स्टेट में? एंड नीदर लीन्स ऑन दिस साइड नॉर ऑन दैट। लीन्स का मतलब होता है झुकना या एक ही तरफ से, मतलब एक ही तरफ में विश्वास करना। तो वो ना तो एक ही तरफ झुकता है ना ही दूसरी तरफ, ना कि मतलब प्रॉपरली एक तरफ हो जाता है ना ही दूसरी तरफ। यानी कि हमें अब यहाँ पे मतलब एक मैसेज भी हमें प्रोवाइड किया गया है कि हमें एक ऐसे इंसान की तरह रहना चाहिए, ज़िंदगी जीनी चाहिए कि हमें मतलब एक मिडल स्टेट की स्थिति में रहना चाहिए, ना तो एक ही तरफ झुकना चाहिए ना ही दूसरी तरफ। इसका मतलब क्या है कि जैसे हम जैसे कि मैं मतलब कोई स्टूडेंट जो है जैसे स्टूडेंट्स के अपने अलग अलग इंस्पिरेशन होते हैं, अलग अलग उनकी विश होती है कि जैसे कोई तो खेल में जाना चाहता है, कोई एक्टिविटीज़ में किसी तरह की जाना चाहता है, कोई स्टडी में बहुत अच्छा है। तो कई स्टूडेंट जो हैं एक ही तरह की लाइन पकड़ लेते हैं, तो उसी में चलते रहते हैं और दूसरी लाइन को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। कहीं जैसे खेल कूद की ज़्यादा ध्यान देते हैं और पढ़ाई की तरफ कम ध्यान देते हैं। तो वो एक ही तरफ नहीं झुकना चाहिए, बल्कि मिडिल स्टेट में रहना चाहिए, यानी कि सभी को प्रॉपर इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। आप खेल में भी मतलब प्रॉपरली टाइम पे जाओ, ठीक है। आप अपनी फिजिकली एक्सरसाइज की मतलब भी ध्यान दो, साथ में स्टडी की तरफ भी ध्यान दो। तो इन दिस वे वी कैन मैनेज आवर लाइफ इक्वली। तो जो भी मिडिल स्टेट में, यानी कि वे ऐसी स्थिति में रहता है जिसमें सभी इक्वल इंपॉर्टेंस देता है सभी चीज़ों को, वही सही ज़िंदगी जीता है, ना कि एक ही तरफ झुकने वाला, एक ही तरफ साइड में काम करने वाला। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है। थर्ड है फॉर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लेट फूल्स कंटेस्ट। फॉर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लेट फूल्स कंटेस्ट। इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, सरकार कैसी होनी चाहिए, सरकार का गठन। फॉर्म्स का मतलब होता है गठन, यानी कि सरकार का निर्माण। इसके बारे में कौन डिस्कस करते हैं? फूल्स। कंटेस्ट का मतलब है लड़ना, यानी कि फाइट करना या डिस्कस करना या बहस करनी। तो फूल्स जो हैं, मूर्ख जो लोग हैं, वही ये बहस करते हैं कि ये गवर्नमेंट ठीक है, ऐसी नहीं होनी चाहिए, ये गवर्नमेंट गलत है, ऐसी गवर्नमेंट ने किया नहीं, ऐसे गवर्नमेंट बननी चाहिए। तो मूर्ख जो है इस बात पे बहस करते हैं। वट एवर, इसमें वट एवर है ये वर्ड, इसमें वी को मिस करके यहाँ पे अपोस्ट्रोफी डाला हुआ है। वट एवर इज़ बेस्ट एडमिनिस्टर्ड इज़ बेस्ट। तो सबसे अच्छी गवर्नमेंट इसके हिसाब से कौन है, पॉप के हिसाब से? तो वट एवर इज़ बेस्ट, कौन सबसे बेस्ट है? जिसका एडमिनिस्टर्ड बेस्ट है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जिसका मैनेजमेंट, जो सरकार सही तरीके से सभी ज़रूरतों को पूरा करते हुए चले, देश की, स्टेट की, यानी कि जो भी ज़रूरत है, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी लोगों की मतलब वो विशेज़ हैं, उनको पूरा करते हुए चले और सही तरीके से चले, वही सरकार बेस्ट है, चाहे कैसी भी है। सिर्फ वो मूर्ख लोग ही हैं जो उसके फॉर्म्स के ऊपर, यानी कि कैसी है गवर्नमेंट, उसके ऊपर झगड़ते हैं, तो वो मूर्खों का काम है। आगे पॉइंट कहता है हमें फॉर मोड्स ऑफ फेथ लेट ग्रेसलेट्स जिलोट्स फाइट। मोड्स ऑफ फेथ, यहाँ पे भी ये मिलता जुलता है थर्ड्स के साथ ही। मोड्स ऑफ फेथ का मतलब यहाँ पे रिलीजन है। हम अलग अलग फेथ में, हम फेथ को मतलब एक एक अलग अलग चीज़ों में फेथ करते हैं, बिलीव करते हैं। रिलीजन में बिलीव करते हैं या किसी भी चीज़ में बिलीव करते हैं, हमारे कुछ मत होता है। तो फेथ का मोड कैसा होना चाहिए, यानी कि किस तरीके के मतलब हमें फेथ करना चाहिए। उसमें ग्रेसलेस, ग्रेसलेस का मतलब जिनकी कोई भी
ग्रेस नहीं है। ऐसे ऐसे लोग जीलेट्स बोला गया उनको। जीलेट्स का मतलब कट्टरपंथी, जो एक ही मतलब अपने ही धर्म को सबसे बेस्ट मानते हैं, दूसरों के धर्म को या दूसरे के मत को बिल्कुल बेकार मानते हैं, उनको जीलेट्स बोलते हैं। और वो मतलब किसी दूसरे की चीज़ को सुन के बर्दाश्त करके राज़ी नहीं होते, वो टॉलरेट नहीं कर पाते। तो ऐसे जीलेट्स जो है उनको ग्रेसलेस बोला है यहाँ पे पोइट ने। वो फाइट करते हैं, यानी कि वो आपस में झगड़ते रहते हैं किसके ऊपर, मोड ऑफ फेथ के ऊपर, कि किस तरीके का फेथ होना चाहिए, उसका मोड क्या होना चाहिए। हिज कांट बी रॉन्ग, अब सही कौन है उसके हिसाब से, पोइट के हिसाब से। हिज हिज यहाँ पे हीज है, हिज कांट बी रॉन्ग, वो गलत नहीं हो सकता। कौन नहीं हो सकता, हुज लाइफ इज़ इन राइट, जो अपनी लाइफ को सही तरीके से जी रहा है, मतलब एक डिसिप्लिन वे में रह रहा है, प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है प्रॉपरली, मतलब जो रूल्स हैं गवर्नमेंट के या सोसाइटी के उनको फॉलो करते हुए अपनी लाइफ को बहुत ही स्मूथ तरीके से जी रहा है। ही इज़ कांट बी रॉन्ग, उसका रिलीजन कभी भी गलत नहीं है, उसका मोड ऑफ फेथ बिल्कुल भी गलत नहीं है। यानी कि हम लोगों को झगड़ते देखे होंगे कि घर में तो खाने को दाने नहीं होते, और यानी कि काम कुछ कर भी नहीं रहे होते, बिल्कुल फ्री हैं, घर से उनको गालियाँ मिलती हैं, भाई कुछ नहीं कर रहा है, और लेकिन बाहर जाके धर्म के बारे में लड़ाई करता है वो। तो ऐसे लोग बिल्कुल मूर्ख हैं, वो ग्रेसलेस हैं मेरे यहाँ पे, उनको जीलेट्स बोलते हैं। तो वही फाइट करते हैं धर्म के बातों के ऊपर, मोड्स ऑफ फेथ के ऊपर। लेकिन जो अपनी लाइफ को बिल्कुल स्मूथ तरीके से जी रहा है, अपने कारोबार अच्छा कर रहा है, काम अच्छा कर रहा है, रूल्स फॉलो कर रहा है, प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग चल रहा है, वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। वही असली बिलीव यानी कि फेथ अपना रिलीजन को जी रहा है। नेक्स्ट है और लास्ट है, इन फेथ एंड होप द वर्ल्ड विल डिसएग्री। अब ये भी इन्हीं से मिलता जुलता है, थर्ड और फोर्थ है, कि जहाँ तक फेथ की बात है और होप की बात है, यहाँ पे रिलीजन से रिलेटेड है या फिर अपने कोई भी कह सकते हैं कि कोई मत है किसी का, तो फेथ या होप को लेकर वर्ल्ड विल डिसएग्री, कभी भी वर्ल्ड जो है सहमत नहीं होगा, वो डिसएग्री ही रहेगा। यानी कि उनका एक जो वो दुनिया में जितने लोग हैं सभी अपने अपने धर्म को, सभी अपने अपने विश्वास को मानेंगे, और कभी भी एक चीज़ पे एग्री नहीं करेंगे कि ये चीज़ बिल्कुल सही है, सभी डिसएग्री करेंगे। बट ऑल मैनकाइंड्स कंसर्न इज चैरिटी, लेकिन जो मैनकाइंड है, मैनकाइंड मतलब जो असली इंसान है जिसके अंदर इंसानियत है, वो जो है चैरिटी को कंसर्न करता है। चैरिटी यानी कि दूसरों की भलाई, चैरिटी होता है दूसरों की भलाई, उसके बारे में सोचता है। कंसर्न का मतलब सोचता है, यानी कि जो असली इंसान है, इंसानियत से भरा इंसान है, मानवता है जिसके अंदर, वो सिर्फ दूसरों की भलाई के बारे में चिंता करता है, उसको फेथ और होप से कुछ नहीं लेना। हाँ, आम लोग जो हैं जिनको कुछ नहीं लेना किसी चैरिटी से, वो इन बातों पे मतलब ज़्यादा बहस करते हैं, लेकिन कभी भी वो एग्री नहीं कर पाते कि चीज़ पे, वो डिसएग्री रहते हैं। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये कॉपलेट्स पसंद आए होंगे और समझ में आए होंगे। तो इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।